कैदियों को खुद को सुधारने का एक मौका दिया गया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। 21 जनवरी 1968 की रात उत्तर कोरियाई सैन्य इकाई यूनिट 124 दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करती है। उनका लक्ष्य था राष्ट्रपति पार्क चुनी की हत्या। जैसे ही सैनिक अपने समूहों में बंटकर अपने अपने लक्ष्यों पर हमला करने की तैयारी करते हैं, वे दक्षिण कोरियाई सैनिकों के घातक हमले में फंस जाते हैं। उत्तर कोरियाई दल के ज्यादातर सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन उनके कमांडर को पकड़ लिया जाता है। इसी बीच एक हत्यारा कंग इन चान अपने लड़ाकों के साथ पार्क चंग ही के घर में घुसपैठ करता है। वहां भाड़े के सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और कंग इन चान अपने पिता के चाकू से एक अधिकारी को घायल कर देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और कंग इन चान भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने पर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बाद में पुलिस कंग इन चान को अदालत ले जाती है, जहां उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। उसी समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनिट 124 का जीवित कमांडर यह स्वीकार करता है कि उनका मिशन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की हत्या करना था। फांसी से ठीक पहले कैप्टन चॉय जान कांग इन चान से मिलने आता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसके पिता पर उत्तर कोरिया के लिए जासूसी करने का आरोप था, लेकिन अपनी सजा पूरी होने से पहले ही वह भाग निकले और तब से उनका कोई पता नहीं चला। चॉय जान बताता है कि कांग इन चान को उसके पिता की वजह से मौत की सजा मिली और जब उसने नौकरी न मिलने के कारण एक गैंग में शामिल होकर अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हालांकि कैप्टन उसे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका देता है, उत्तर कोरिया के खिलाफ एक विशेष मिशन में भाग लेने का। इस मिशन में उसे अपने पिता के चाकू का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इस बार देश के लिए। थोड़ी देर सोचने के बाद कांग इन चान इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जल्द ही कांग इन चान और बाकी कैदियों को सीडो द्वीप पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें मिशन की तैयारी करनी होगी। उनमें से एक हान सान ईल था, जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, लेकिन उसे गुप्त रूप से रिहा कर दिया गया था। द्वीप की यात्रा के दौरान कैदी आपस में भिड़ जाते हैं और जल्द ही लड़ाई शुरू हो जाती है। सार्जेंट जो गुस्से से भरे इन अपराधियों की हिंसक लड़ाई देखता है, फिर हवा में एक गोली चला देता है। कैदी तुरंत शांत हो जाते हैं, लेकिन जो उन्हें आदेश देता है कि वे जहाज छोड़कर पानी में कूद जाएं। कैदी फिर से विरोध करते हैं, लेकिन जो 3 तक गिनती गिनता है और उन पर गोली चलाने की धमकी देता है। जब वे अब भी हिचकिचाते हैं तो जो उनकी नाव में एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे सभी दहशत में भागने लगते हैं। जो और उसके 2 साथी दूसरी नाव में चले जाते हैं, जबकि कैदी तैरकर साइडों तक पहुंचते हैं। काफी मशक्कत के बाद थके हारे मौत की सजा पाए कैदी द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां प्रत्येक कैदी को एक सैनिक सौंपा जाता है और फिर कैप्टन चॉय जान, जो पहले कंग इन चान से जेल में मिला था, आगे बढ़ता है। वह कहता है, तुम सब समाज के त्यागे हुए लोग हो, लेकिन अगर तुम यह सैन्य वर्दी पहनते हो तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, कोरियाई लोगों की रक्षा करना और देश को फिर से एक करना। इसके बाद वह बताता है कि अब से वे सैनिकों की तरह प्रशिक्षण लेंगे। यह प्रशिक्षण उस मिशन से भी कठिन होगा जिसके लिए उन्हें भेजा जा रहा है। हालांकि जीवित रहना कठिन होगा, लेकिन वे इतिहास में कोरिया के सबसे बेहतरीन सैनिकों के रूप में जाने जाएंगे। एक क्षण के लिए सब चुप रहते हैं, फिर आखिरकार सभी कैदी यह चुनौती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। फिर चॉय जान घोषणा करता है, अब से तुम लोग कोरियाई विशेष बल यूनिट 684 के सदस्य हो। तुम्हारा मिशन है प्योंगयांग पहुंचकर किम इल सुंग का गला काटना। यह सुनते ही नए रंगरूट स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वे सभी उत्तर कोरिया से ही थे। इसके बाद यूनिट 684 का कठोर सैन्य प्रशिक्षण शुरू होता है। अत्यधिक थकाने वाले शारीरिक व्यायामों के अलावा उन्हें सैनिकों से दुर्व्यवहार भी सहना पड़ता है, क्योंकि यह उनके लिए यह समझने का एकमात्र तरीका है कि दुश्मन के इलाके में उनका सामना किससे होगा। कैदी विभिन्न बाधाओं को पार करना सीखते हैं, हथियारों को संभालते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। एक शाम कैप्टन चॉयजन सभी कैदियों को समुद्र तट पर इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि यदि वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी जान खुद लेनी होगी। वह वादा करता है कि इसके लिए उन्हें आवश्यक सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें एक विशेष तकनीक सीखनी होगी। अगर तुम अपनी जान लेने में असफल रहे तो तुम्हें ऐसी यातना दी जाएगी जिसे तुम सहन नहीं कर पाओगे। वह यह भी चेतावनी देता है कि यदि कोई प्रशिक्षण के दौरान चीखता है तो इसे दुश्मन को गुप्त जानकारी देने के समान माना जाएगा, और यदि किसी ने कोई भी जानकारी लीक की तो पूरी यूनिट खतरे में पड़ जाएगी। सैनिक कैदियों की ओर दौड़ते हैं जो बिना शर्त के खड़े हैं और उनके पीठ पर जलती हुई लोहे की छड़ें दागते हैं।
ज्यादातर लोग इस यातना को सहन नहीं कर पाते, वे चीखने लगते हैं और तुरंत पानी में कूद जाते हैं ताकि जलन को कम कर सकें। सिर्फ 3 कैदी किनारे पर खड़े रहते हैं, कंग इंचान, हन सांग ईल और जी जे, जो बिना कोई आवाज निकाले यातना सहते रहते हैं। कैप्टन चॉय जान उनसे पूछता है कि उन्होंने दर्द सहने के लिए क्या सोचा था, लेकिन उनके पास कोई खास रहस्य नहीं था। वे बस अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर केंद्रित थे। इसके बाद कैप्टन आदेश देता है कि कैदियों को 10-10 के 3 समूहों में बांटा जाए और हर समूह का नेतृत्व सबसे मजबूत योद्धा करेगा। इसके बाद कैदी नए चैलेंज का सामना करते हैं, जिन्हें उनकी टीम भावना को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। सैनिक समुद्र तट के बीच में एक अस्थायी रिंग बनाते हैं और बॉक्सिंग मुकाबले आयोजित करते हैं। सभी लड़ाके अपने ग्रुप लीडर्स का जोश से समर्थन करते हैं। हारने वाली टीमों को अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है। उस रात हान सांग इल, जो रिंग में हार चुका था, कांग इंचान का सामना करता है और बिना किसी नियम के लड़ाई जारी रखने की मांग करता है। उनके ग्रुप के सदस्य तुरंत अपने अपने लीडर का बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमांडर पहले से ही नए टकराव के लिए तैयार होते हैं। अचानक जी जे, जो इस झगड़े में शामिल नहीं था, एक चाकू उनकी ओर फेंकता है और सुझाव देता है कि हारने वाला अपनी ही गर्दन काट ले। वह समझाता है कि अगर वे यूं ही लड़ते रहे तो सैनिक उन्हें बार बार क्रूर सजा देंगे। इस चक्र को रोकने का बस एक ही तरीका है, कोई एक इसे खत्म कर दे। कांग इंचान जी जे पर हमला करता है, लेकिन जे सिर्फ एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। बाकी लड़ाके हिचकिचाने लगते हैं और झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। रात में कैप्टन चॉय जान, सार्जेंट जो और पार्क के साथ मिलकर हमले की योजना बनाता है। वे तय करते हैं कि लड़ाकों को उसी रास्ते से भेजा जाएगा जिससे उत्तर कोरियाई यूनिट ने दक्षिण कोरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उनका मिशन होगा किम को खत्म करने के बाद रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के मुख्यालय पर कब्जा करना। हालांकि पार्क तर्क देता है कि जमीनी रास्ता पूरा करने में 1 हफ्ता लग जाएगा और समय की कमी से मिशन असफल हो सकता है। वह सुझाव देता है कि वे समुद्र और पहाड़ों के रास्ते पार करें, जिससे ऑपरेशन केवल 2 दिनों में पूरा हो सके। जो को शक होता है कि लड़ाके इतनी लंबी दूरी तैर कर पार कर सकते हैं, लेकिन चॉय जान उसे आश्वासन देता है कि उसने खुद यह रास्ता अपनाया था। अगले दिन कैदी एक नए प्रशिक्षण से गुजरते हैं। उन्हें पानी के अंदर तब तक रहना पड़ता है जब तक कि वे बर्दाश्त कर सकें, जबकि सैनिक सतह के ऊपर लगातार गोलीबारी करते रहते हैं। इसके बाद वे रस्सी के पुल पर अभ्यास शुरू करते हैं। कैप्टन उन्हें चेतावनी देता है कि हर ग्रुप को पुल पार करने के लिए ठीक 65 सेकंड मिलेंगे। अगर वे 1 सेकंड भी देर करते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जाएंगी। अचानक हान सांग ईल के ग्रुप का एक सदस्य पुल के बीच में रुक जाता है और आगे बढ़ने में असमर्थ होता है। कुछ सेकंड गंवाने के बाद वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन खो देता है और चट्टानों पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाकी लड़ाके जल्दबाजी में पुल पार करते हैं और मुश्किल से गोलियों से बचते हैं। समय के साथ टीम को चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास आ जाता है, लेकिन अचानक कांग इंचान के ग्रुप का एक लड़ाका बेहोशी महसूस करने लगता है। कमांडर उसे आदेश देता है कि वह रस्सी को पकड़कर लटका रहे ताकि बाकी साथी पुल पार कर सकें। जब पूरी टीम पुल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है तो कांग इंचान अपने साथी की मदद के लिए लौटता है, लेकिन वह फिसलकर नीचे गिर जाता है। उस रात सैनिक गिरे हुए लड़ाके के शव को जला देते हैं। सार्जेंट जो कहता है कि ऐसे हालात में किसी एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा बड़े लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। बाद में बैरकों में टीम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उबरने की कोशिश कर रही होती है। अचानक सार्जेंट जो अंदर आता है और घायल लड़ाके को सूचित करता है कि उसे जेल लौटना होगा। वह कैदी गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे द्वीप पर रहने दिया जाए, भले ही वह एक क्लीनर या रसोइया बनकर रहे। बाकी लड़ाके उसका समर्थन करते हैं, यह सोचकर कि कम से कम वे इन उबाऊ कामों से बच जाएंगे। थोड़ी देर की झिझक के बाद सार्जेंट जो बहुमत की इच्छा के आगे झुक जाता है। यूनिट 684 अपना प्रशिक्षण जारी रखती है। 2 साल बीत जाते हैं और कैदी मजबूत, फुर्तीले और दृढ़ सैनिकों में बदल जाते हैं, जो सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। ऑपरेशन से एक दिन पहले टीम समुद्र तट पर एक अलाव के आसपास इकट्ठा होती है। कैप्टन चॉय जान स्वीकार करता है कि वह 20 से अधिक बार प्योंगयांग जा चुका है, लेकिन उसने कभी किम युंग को नष्ट करने या उसके महल को उड़ाने के बारे में सपना भी नहीं देखा था। कैप्टन कैदियों को याद दिलाता है कि मिशन की सफलतापूर्वक समाप्ति ही उनके पास खुद को दक्षिण कोरिया की नजरों में फिर से स्थापित करने का एकमात्र मौका है। कैप्टन चॉय उन्हें शुभकामनाएं देता है और सभी लड़ाके एक विशेष टिंचर औषधीय मिश्रण पीते हैं, जिसे उनके घायल साथी ने तैयार किया था।
इसके बाद वे महत्वपूर्ण दिन की प्रत्याशा में आनंद मनाते हैं। अगली रात तेज बारिश में टीम 684 समुद्र तट पर इकट्ठा होती है और कप्तान के अंतिम भाषण को सुनती है। वह उन्हें आश्वासन देता है कि वे सच्चे नायक बनेंगे और अपने लोगों को फिर से एकजुट करने में मदद करेंगे। तीनों समूह उत्साहपूर्वक अपनी नावों पर चढ़ते हैं और उत्तर कोरिया की ओर बढ़ते हैं। अचानक कैप्टन चॉय को तुरंत फोन पर बुलाया जाता है। सरकार मिशन को रद्द करने का आदेश देती है और स्तब्ध कैप्टन चॉय सार्जेंट जो को तुरंत टीम को वापस लाने का आदेश देता है। सैनिक नाव से लड़ाकों के पास पहुंचते हैं और उन्हें मिशन के रद्द होने की सूचना देते हैं। हालांकि पूर्व कैदी इस मिशन को अंत तक पूरा करने के लिए अडिग रहते हैं। जो जोर देता है कि यह एक आदेश है और उन्हें आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन यह बात लड़ाकों को नहीं रोकती। जवाब में सार्जेंट जो टीम पर गोलियां चलाता है और सभी लड़ाके गोलियों से बचते हुए पानी में कूद जाते हैं। कैदी महसूस करते हैं कि अब वे अवांछित हो चुके हैं और उन्हें वापस जेल जाना होगा। वे सरकार से विनती करते हैं कि या तो उन्हें मिशन पूरा करने दिया जाए या फिर पूरी तरह से आजाद कर दिया जाए, लेकिन सार्जेंट के पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन कप्तान जनरल से मिलने के लिए जाता है और एक नई ऑपरेशन तिथि के लिए अनुरोध करता है, लेकिन जनरल कहता है कि यह उसके हाथ में नहीं है। खुफिया विभाग के प्रमुख, जिन्होंने टीम 684 का गठन किया था, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। निराश सैनिक अनिश्चित भविष्य के साथ प्रशिक्षण जारी रखते हैं। शाम ढलते ही वे बेचैन होने लगते हैं और उनमें से दो चर्चा करते हैं कि वे आजादी मिलने के बाद अपनी रातें महिलाओं के साथ कैसे बिताएंगे। जल्द ही वे एक योजना बनाते हैं। वे बैरक से बाहर निकलने का बहाना बनाते हैं कि उन्हें शौचालय जाना है, लेकिन वे सीधे मेडिकल यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जहां वे नर्स पर हमला करते हैं। हालांकि सेना को जल्द ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। उन्हें डर होता है कि पूर्व कैदी भागने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए वे अलार्म बजाते हैं और पूरी यूनिट को जागृत कर पूरे द्वीप पर खोज शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे मेडिकल यूनिट में एक रोशनी जलती हुई देखते हैं और अपराधियों को बाहर आने का आदेश देते हैं। डरे हुए लड़ाके जानते हैं कि अगर वे बाहर आए तो उन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। वे नर्स को बंधक बना लेते हैं और धमकी देते हैं कि वे उसकी गर्दन काट देंगे। सैनिक फिर से उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हैं, लेकिन डरे हुए लड़ाके मेडिकल यूनिट के अंदर ही रहते हैं। जैसे ही सैनिक इमारत को घेर लेते हैं, वे एक भयानक निर्णय लेते हैं। वे अपनी ही जान लेने का फैसला करते हैं। उनमें से एक समय पर खुद को मारने में विफल रहता है और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। पूरी यूनिट को समुद्र तट पर इकट्ठा किया जाता है। उन्हें रस्सियों से बांध दिया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वे अपने साथी को देख सकें, जिसे उसकी हरकतों के लिए पीटा जा रहा होता है। हालांकि पकड़े गए लड़ाके वनी सैनिकों का मजाक उड़ाने लगता है। वह घमंड करता है कि कम से कम उसने बाकी लोगों के विपरीत एक औरत के साथ समय बिताया। अचानक गुस्से से भरे कांग इंचान एक सैनिक से एक डंडा छीनता है और ओनी की ओर भागता है। वह उसके सिर पर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कांग इंचान समझाता है कि अनी पागल हो गया था और यूनिट के लिए बोझ बन चुका था, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला किया। वह कैप्टन चॉय जान से अनुरोध करता है कि उसे प्योंगयांग भेज दिया जाए। वह कहता है कि वह किसी भी परीक्षा को सहने और यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है। हालांकि कप्तान कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन कैप्टन चॉय जनरल से दोबारा मिलता है। जनरल उसे बताता है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध लगातार बदल रहे हैं और अब किम को खत्म करने का ऑपरेशन अप्रासंगिक हो गया है। हालांकि कप्तान उसे याद दिलाता है कि सरकार को अब भी यूनिट 684 की जिम्मेदारी लेनी होगी और अनुरोध करता है कि उन्हें वायुसेना में शामिल कर लिया जाए। जनरल इनकार कर देता है और बताता है कि ऑपरेशन से जुड़े सभी लोग पहले ही अपने पदों से हटा दिए गए हैं। तभी एक उच्च पदस्थ अधिकारी मिस्टर ओ कमरे में प्रवेश करता है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि यूनिट 684 को खत्म करना होगा। मिस्टर ओ यह भी संकेत देता है कि अगर कैप्टन चॉय जान लड़ाकों को खत्म करने में सफल हो जाता है तो उसे पदोन्नति मिलेगी। कैप्टन हार नहीं मानता और अनुरोध करता है कि यूनिट को वियतनाम भेज दिया जाए, लेकिन मिस्टर ओ विरोध करता है। वह कहता है कि ऐसा करने से दुनिया को उनकी बर्बर योजना का पता चल जाएगा और अब जब उत्तर और दक्षिण कोरिया की शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो वे इस मिशन को उजागर नहीं कर सकते। कैप्टन चॉय जान अब भी एक मानवीय समाधान की वकालत करता है, लेकिन मिस्टर ओ अपना धैर्य खो देता है। वह दीवार के पास गोली चलाता है और स्पष्ट कर देता है कि कैप्टन को राज्य के आदेशों का पालन करना होगा और यूनिट को खत्म करना होगा। मिस्टर ओ कैप्टन चॉय जान को चेतावनी देता है कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते का समय है।
अगर वह आदेश पूरा नहीं करता तो सरकार सैनिकों को भेजकर पूरे सिडो द्वीप को तबाह कर देगी और कैप्टन भी मारा जाएगा। इस बीच यूनिट पिछले 3 वर्षों से इस द्वीप पर लगातार प्रशिक्षण ले रही थी। कैप्टन चॉय जे होन वापस सीडो लौटता है और भारी मन से अनजान सैनिकों को देखता है। शाम को कैप्टन चॉय जे होन कैंग और चान को अपने कार्यालय में बुलाता है। कैप्टन पूछता है कि क्या उसे 3 साल पहले उसका प्रस्ताव स्वीकार करने का पछतावा है, लेकिन कैंग और चान जोर देकर कहता है कि वह इस अवसर के लिए आभारी है। अचानक कैप्टन चॉय जे होन कैंग और चान से कहता है कि वह उसके लिए पीने का पानी लाए, जिसे उसने खुद कैंग के आने से पहले फर्श पर गिरा दिया था। कैंग और चान कमरे से बाहर निकल जाते हैं और जल्द ही जो और पार्क अंदर आते हैं। कैप्टन चॉय जे होन उन्हें नेतृत्व के आदेशों के बारे में बताता है, लेकिन सार्जेंट उनका पालन करने से इनकार कर देते हैं। कैप्टन समझाता है कि अगर वे अनुपालन नहीं करते तो उन्हें यूनिट के साथ मिटा दिया जाएगा। जो विरोध जारी रखता है, जबकि पार्क अपना मन बदल लेता है क्योंकि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। कैंग और चान निश्चित रूप से इस बातचीत को सुन लेते हैं और अगले दिन हान सानले और गन जे को नेतृत्व की योजनाओं के बारे में बताते हैं। सार्जेंट अपने अलग अलग विचारों पर बहस करते हैं और जो दृढ़ता से यूनिट की तबाही में भाग लेने से इनकार करता है। फिर पार्क खुद ही निर्णय लेता है और कैप्टन चॉय जे होन से जो को मुख्य भूमि भेजने के लिए कहता है ताकि वह हस्तक्षेप न कर सके। कमांडर्स देख लेते हैं कि जो द्वीप छोड़ रहा है और समझ जाते हैं कि यह एक बुरा संकेत है। वे और कई अन्य लड़ाके उसके पास जाते हैं और उसे अंतिम सलामी देते हैं। उस शाम पार्क अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सुबह होने तक यूनिट का कोई भी सदस्य जीवित नहीं रहना चाहिए। हर किसी को अपने सौंपे गए सैनिक को समाप्त करना होगा। हालांकि कमांडर्स पहले ही अपने साथियों को सूचित कर चुके होते हैं और अपनी योजना बना चुके होते हैं। उन्हें सैनिकों से पहले हमला करना होगा। हालांकि कई लोग अपने प्रशिक्षकों पर हमला करने को लेकर दुविधा में रहते हैं। लाइट्स आउट होते ही लड़ाके अपने बैरक छोड़ देते हैं, गार्ड्स को निष्क्रिय कर देते हैं और हथियार हासिल कर लेते हैं। अंतिम हमले से 30 मिनट पहले यूनिट सैनिकों पर गोलियां चला देती है। एक भयंकर गोलीबारी शुरू होती है जिसमें दर्जनों सैनिक मारे जाते हैं और सीडो की सभी इमारतें नष्ट हो जाती हैं। संघर्ष के दौरान कैंग और चान खुद को कैप्टन चॉय जे होन के कार्यालय में पाता है, उस पर हथियार ताने हुए लेकिन ट्रिगर दबाने में हिचकिचाते हुए। कैप्टन स्वीकार करता है कि उसे यूनिट को खत्म करने का आदेश मिला था और उसे इसे पूरा करना होगा। कैंग और चान उलझन में पड़ जाता है, यह सोचते हुए कि अगर वह केवल अपने अधीनस्थों को धोखा दे रहा था तो उसने उसे बातचीत सुनने क्यों दी। हालांकि कैप्टन कहता है कि उसका जमीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वह कैंग और चान से उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन कैंग और चान ऐसा नहीं कर पाता और जाने की कोशिश करता है। अचानक कैप्टन चॉय जे होन खुद की जान लेने का फैसला करता है। इस बीच गन जे अपने प्रशिक्षक को गोली मार देता है, जिसके साथ उसने एक गहरा संबंध बना लिया था। वह युवा सैनिक के शरीर पर रोता है, लेकिन पार्क द्वारा पीठ में गोली मार दी जाती है। जल्द ही कैंग और चान बचे हुए जीवित साथियों के साथ पार्क का पीछा करते हैं, जो एकमात्र जीवित सैनिक बचा है। पार्क को घेरकर वे उसे विश्वासघात का दोषी ठहराते हैं। पार्क जवाब देता है कि वे किसी भी स्थिति में नहीं बचते और वह उनके साथ मरना नहीं चाहता था। हान सनले उलझन में पड़ जाता है कि उन्हें क्यों नहीं बचना चाहिए था। पार्क सच्चाई उजागर करता है। सरकार की योजनाओं के अनुसार सीडो पर भेजे गए सभी कैदियों की फाइलें नष्ट कर दी गई थीं। आधिकारिक रूप से वे अब अस्तित्व में नहीं थे और उन्हें कभी भी नायकों के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। गुस्से से भरे सैनिक पार्क को गोली मार देते हैं और फिर इस सच्चाई को पचाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी कभी यह नहीं जान पाएगा कि इस द्वीप पर क्या हुआ था। हालांकि कैंग और चान सुझाव देता है कि वे कार्रवाई करें और दुनिया को अपने अस्तित्व के बारे में बताएं। सैनिक सैन्य वर्दी पहनते हैं और अगली सुबह मुख्य भूमि पर पहुंचते हैं। वे एक बस को हाईजैक कर लेते हैं और ड्राइवर को सीधे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के निवास पर ले जाने का आदेश देते हैं। यूनिट 684 के सदस्य डरे हुए यात्रियों को शांत करते हैं, यह आश्वासन देते हुए कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन तभी रेडियो पर एक आधिकारिक घोषणा होती है। लगभग 20 सशस्त्र उत्तर कोरियाई घुसपैठिए सियोल में घुस चुके हैं। सरकार लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध सैन्य वर्दीधारी व्यक्ति की रिपोर्ट करने का आग्रह करती है। अचानक बस एक रोड ब्लॉक के कारण रुक जाती है। सैनिक ड्राइवर को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं और बाहर खड़े सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गोलीबारी में यूनिट का एक सैनिक मारा जाता है और वे उसे उत्तर कोरियाई राष्ट्रगान के साथ अंतिम विदाई देते हैं। सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन जल्द ही और अधिक सैन्य बलों से घिर जाते हैं। कंग और चान प्रस्ताव करता है कि वे सभी बस से बाहर निकल जाएं
और दिखावा करें कि वह एक कम्युनिस्ट जासूस का बेटा उन्हें बंधक बना रहा था। हालांकि उसके साथी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। वे सभी अंत तक लड़ना चाहते हैं। निराश सैनिक गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें एक एक कर मार दिया जाता है। अंततः सार्जेंट जो घटनास्थल पर पहुंचता है। वह कहता है कि बस में मौजूद लोग कम्युनिस्ट नहीं हैं, बल्कि उसके अधीनस्थ सैनिक हैं और वह उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। घायल सैनिक महसूस करते हैं कि वे बचे नहीं रह सकते। अपने अंतिम कार्य में वे बस की दीवारों पर अपने नाम लिख देते हैं, ताकि यह साबित हो सके कि वे अज्ञात हमलावर नहीं, बल्कि अपने देश के लिए लड़ने वाले नायक थे। फिर वे सभी यात्रियों को मुक्त कर देते हैं और ग्रेनेड से खुद को उड़ा देते हैं। मीडिया इस घटना को एक आतंकवादी हमले के रूप में प्रस्तुत करता है। सीडो से जुड़े सभी दस्तावेजी सरकारी अभिलेखागार में डाल दिए जाते हैं। कोई भी कभी यह नहीं जान पाता कि इस द्वीप पर क्या हुआ था या यूनिट 684 के सदस्य कौन थे। उनकी पहचान, संघर्ष और बलिदान इतिहास से मिटा दिए जाते हैं और दुनिया उनकी पीड़ा से अनजान रहती है।